फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इंडिया का एविएशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। 1600 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से 6 लाख पैसेंजर्स फंस गए। स्टूडेंट्स का एग्जाम मिस हो गया, फैमिलीज मिस्ड वेडिंग्स और एयरपोर्ट एक रिफ्यूजी कैंप की तरह दिखने लगा था क्योंकि इंडिगो फेल्ड। इंडिगो इंडिया के एविएशन मार्केट में 64% मार्केट शेयर कंट्रोल करती है और 63% रूट्स में जहां इंडिगो ऑपरेट करती है वहां इंडिगो का मोनोपोली है, मतलब जीरो कंपटीशन। इंडिया में इंडिगो सबसे ज्यादा पैसेंजर्स कैरी करता है और जब इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन फेल हो गई मतलब इंडिया का एविएशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। यही होता है मोनोपोली इकोनॉमी में, जब कंपनी फेल होती है तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। लेकिन ये क्राइसिस कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये डायरेक्ट रिजल्ट है इंडिगो के मॉडल का। देखिए, इंडिगो ऑपरेशनल इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। जहां बाकी एयरलाइंस का टर्न अराउंड टाइम 45 मिनट्स का है, वहीं इंडिगो का टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 25-30 मिनट्स का है। इंडिगो ने अपना पूरा सिस्टम ऑप्टिमाइज किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर इस सिस्टम में कोई भी प्रोसेस फेल होता है तो पूरी सिस्टम ही फेल हो जाती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो कोई ऑप्टिमाइज्ड असेंबली लाइन है जहां प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर इसमें कोई भी प्रोसेस फेल हो जाता है तो ये प्रोडक्ट नहीं बन पाता है और ये पूरा ऑप्टिमाइज सिस्टम फेल हो जाता है। और यही हुआ इंडिगो के साथ। नवंबर 25 में डीजीसीए एक नया रूल इंप्लीमेंट करती है जो कि पायलट्स के वर्किंग आवर्स को कम कर देता है और इसके लिए इंडिगो प्रिपेयर्ड नहीं थी, जिसकी वजह से पायलट्स की शॉर्टेज हो जाती है और इंडिगो को फ्लाइट्स कैंसिल करना पड़ता है। और ये इंडिगो का क्राइसिस पूरे इंडिया क्राइसिस बन जाता है क्योंकि इंडिया में इंडिगो का कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कैसे इंडिगो इंडिया में एक मोनोपोली कंपनी बन गई है और कैसे इंडिगो के फेलियर से पूरे इंडिया का एयर ट्रैवल सिस्टम चोक हो गया। ये समझने पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया का एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रेवयार्ड है। इस मार्केट में बहुत सारी एयरलाइंस आई हैं, लेकिन अपने इंक्रीजिंग लॉस की वजह से कंपनीज को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा है। जैसे 1993 में जेट एयरवेज स्टार्ट होता है और ये इंडिया का एक रिस्पेक्टेड एयरलाइन बन जाता है। जेट एयरवेज के पास लॉयल कस्टमर्स भी थे, लेकिन कंपनी का हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट था। और जब सेम रूट पर इंडिगो ने अपने फ्लाइट्स 30-40% चीपर रेट्स पर अनाउंस कर दिए तो जेट एयरवेज के लॉयल कस्टमर्स भी इंडिगो पर शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से 2019 तक जेट एयरवेज का 8000 करोड़ का लोन हो जाता है और कंपनी को अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ता है। इसके बाद 2005 में विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट करते हैं जो कि प्रीमियम सर्विस देती थी। लेकिन 2005 से 2012 के बीच में इस कंपनी का भी 7000 करोड़ का लोन हो जाता है, जिसकी वजह से अक्टूबर 2012 में किंगफिशर का फ्लाइंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है और 2013 तक कंपनी बंद हो जाती है। और 2022 तक एयर इंडिया का टोटल लॉस 70,000 करोड़ का हो गया था जब टाटा ने एयर इंडिया को एक्वायर किया। और इस टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया के एविएशन मार्केट में ही प्रॉब्लम है। जो भी एयरलाइन इंडिया में ऑपरेट करती है या तो बैंकरप्ट हो जाती है या फिर फेल हो जाती है। लेकिन जब ये सब एयरलाइंस फेल हो रही थी तब इंडिगो ने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया है बल्कि इस मार्केट को डोमिनेट किया है। फाइनेंशियल 25 में इंडिगो का रेवेन्यू 80,000 करोड़ का था और कंपनी का नेट प्रॉफिट 7000 करोड़ का था, जब बाकी एयरलाइंस लॉस में थी। एयर इंडिया 4000 करोड़ के लॉस में था, एयर इंडिया एक्सप्रेस 6000 करोड़ के लॉस में थी, आकाशा एयर 2000 करोड़ के लॉस में था और स्पाइस जेट 55 करोड़ के लॉस में था। जब बाकी एयरलाइंस कैश बर्न कर रही थी तब इंडिगो वाज मेकिंग प्रॉफिट्स। और ये कोई लक नहीं है, ये है इंडिगो का यूनिक बिजनेस मॉडल जो इसको बाकी एयरलाइंस से अलग बनाता है। तो देखिए, जनरली एयरलाइंस दो मॉडल पर काम करती हैं, पॉइंट टू पॉइंट और हब एंड स्पोक मॉडल। पॉइंट टू पॉइंट जैसे कि मान लो 5 सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता। तो अगर एयरलाइन पॉइंट टू पॉइंट मॉडल पर काम कर रही है तो एयरलाइन को दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से बैंगलोर, दिल्ली से चेन्नई और दिल्ली से कोलकाता 4 फ्लाइट्स रन करने होंगे। फिर मुंबई से बैंगलोर, मुंबई से चेन्नई और मुंबई से कोलकाता 3 फ्लाइट्स रन करने होंगे। फिर बैंगलोर से चेन्नई और बैंगलोर से कोलकाता 2 फ्लाइट्स और रन करने पड़ेंगे और फिर लास्ट में चेन्नई से कोलकाता भी 1 फ्लाइट रन करना होगा। इस मॉडल में एयरलाइन को टोटल 10 रूट्स पर फ्लाई करना होगा और लो कॉस्ट एयरलाइंस इस मॉडल पर ही काम करती हैं। इसके बाद दूसरा मॉडल होता है हब एंड स्पोक। इसमें एयरलाइंस एक सेंट्रल हब बना लेती है, जैसे कि मान लो दिल्ली सेंट्रल हब है तो बाकी टियर 2 सिटीज जहां डिमांड कम है जैसे कि श्रीनगर, गुवाहाटी या वाराणसी, यहां से एयरलाइन पैसेंजर को अपने हब मतलब दिल्ली लेकर आ जाएगी। अब यहां से जिस पैसेंजर को दिल्ली जाना था वो चले जाएंगे और अगर किसी पैसेंजर को आगे कहीं जाना है तो एयरलाइन उन्हें आगे के फ्लाइट में कनेक्ट कर देगी। यहाँ टियर 2 सिटीज जैसे श्रीनगर, वाराणसी और गुवाहाटी ये स्पोक होगा और दिल्ली हब। इस मॉडल से एयरलाइन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकती
सकती है, क्योंकि दिल्ली मुंबई या दिल्ली बैंगलोर हाई डिमांड रूट्स है, तो इसमें दिल्ली से भी पैसेंजर आएंगे और बाकी पैसेंजर जिनको टीयर 2 सिटीज से मुंबई या बैंगलोर जाना था वो भी दिल्ली आकर इस फ्लाइट को बोर्ड कर लेंगे। और इंडिगो जब स्टार्ट हुई थी तो इनिशियली पॉइंट टू पॉइंट मॉडल पर काम करती थी, लेकिन अब हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है। इंडिगो ने मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद में अपने हब्स क्रिएट कर लिए हैं, जहां इंडिगो टीयर 2 और 3 सिटीज के पैसेंजर को लेकर आती है और उसके बाद हाई डिमांड रूट्स पर ट्रांसफर कर देती है। इसकी वजह से इंडिगो के पास एक ऐसा सुपर पावर है जो बाकी एयरलाइंस के पास नहीं है। इंडिगो ने स्पोक से टीयर 2, 3 सिटीज को भी कनेक्ट कर दिया है जहां बाकी एयरलाइंस ऑपरेट ही नहीं करती हैं, जिसकी वजह से 63% रूट्स में इंडिगो का मोनोपोली है। इसके बाद इंडिगो सिर्फ एयरबस A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है, कोई बोइंग एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करती है, जो कि एक जीनियस मूव है। जब आपके पास सारे एयरक्राफ्ट सेम मैन्युफैक्चरर के हैं तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि आपके सारे इंजीनियर्स सिंगल एयरक्राफ्ट में स्पेशलाइज्ड है, जिसकी वजह से इंजीनियर्स फास्ट और एफिशिएंट काम करते हैं। इससे कंपनी का ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसको एयर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो एयर इंडिया के पास बोइंग 787, बोइंग 777, एयरबस 320 और एटीआर टर्बो प्रॉप्स है। मतलब एयर इंडिया को हर एयरक्राफ्ट के लिए अलग अलग इंजीनियर्स चाहिए और इन सारे एयरक्राफ्ट के लिए अलग अलग पायलट्स चाहिए जिनके पास इन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग लाइसेंस हो, जिसकी वजह से एयर इंडिया ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाता है और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां इंडिगो खुद को बाकी एयरलाइन से डिफरेंशिएट करती है। मोस्टली एयरलाइंस का टर्न अराउंड टाइम 45 मिनट्स का होता है। मतलब 45 मिनट्स में पैसेंजर्स डीबोर्ड करते हैं, प्लेन क्लीन होता है, रिफ्यूलिंग होती है और इसके बाद नए पैसेंजर्स बोर्ड करते हैं और फिर प्लेन का पुशबैक होता है। लेकिन इंडिगो ये सब सिर्फ 25-30 मिनट में ही कर लेती है। ये ऐसे तो आपको नॉर्मल ही लग रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से हाई डिमांड रूट्स पर इंडिगो एक दिन में 8 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, जहां बाकी एयरलाइंस 6 फ्लाइट्स ही ऑपरेट कर पाती हैं। इसको अगर एक साल में देखेंगे तो बाकी एयरलाइंस एक साल में 2100 फ्लाइट्स ऑपरेट कर पाएंगी, लेकिन वहीं इंडिगो एक साल में 2900 फ्लाइट्स ऑपरेट कर लेगा। मतलब 730 एक्स्ट्रा फ्लाइट एवरी ईयर ऑन सिंगल रूट। इसको अगर 50 रूट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक साल का 36,000 फ्लाइट्स हो जाएगा, जो कि 120 एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट्स के बराबर है। और ये एडवांटेज इंडिगो के यूनिट इकोनॉमिक्स को अनबीटेबल बना देता है, जिसकी वजह से 2025 तक इंडिगो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन बन गई है। अगस्त 2025 में इंडिगो का 64% मार्केट शेयर था, एयर इंडिया का 27% मार्केट शेयर था, आकाशा एयर के पास 5% मार्केट था, स्पाइसजेट के पास 2% और बाकी 1% अदर प्लेयर्स के पास था। इंडिगो और एयर इंडिया टोटल 91% मार्केट कंट्रोल करती है इंडिया के डोमेस्टिक एयर ट्रैवल का। और ये डुओपोली नहीं है, ये है इंडिगो का मोनोपोली। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिगो 950 डोमेस्टिक रूट्स ऑपरेट करती है, जिसमें से 600 रूट्स पर इंडिगो का मोनोपोली है। मतलब सिर्फ इंडिगो ही इस रूट पर फ्लाई करती है। 200 रूट्स पर डुओपोली है और सिर्फ 15 रूट्स पर रियल कंपटीशन है, जहां 2 से ज्यादा एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। मतलब 84% मार्केट जहां इंडिगो ऑपरेट करती है या तो इंडिगो का मोनोपोली है या फिर सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है। इसके बाद नवंबर 2025 आता है, डीजीसीए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट इंप्लीमेंट कर देती है। ये एक सेफ्टी रेगुलेशन है जिसमें पायलट्स एक वीक में सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग कर सकते हैं, जो कि पहले 6 था, और पायलट्स का वीकली रेस्ट 48 आवर्स का हो गया है, जो कि पहले सिर्फ 36 आवर्स का था। लेकिन इंडिगो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। नवंबर में इंडिगो 1200 फ्लाइट्स कैंसिल करती है, जिसमें से 755 फ्लाइट्स इस नए रूल की वजह से कैंसिल हुई थी। और इसके बाद दिसंबर आ जाता है। 2 से 5 दिसंबर के बीच में इंडिगो 1600 फ्लाइट्स कैंसिल करती है, क्योंकि इंडिगो हाइब्रिड मॉडल पर ऑपरेट कर रही थी, जिसकी वजह से इंडिगो अपने क्रू मेंबर्स को मेजर हब्स पर रखती है। तो मान लो अगर किसी पायलट का शेड्यूल है दिल्ली वाराणसी, दिल्ली मुंबई, मतलब दिल्ली से वाराणसी, फिर वाराणसी से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई, मतलब पायलट को टोटल 3 लैंडिंग करना पड़ेगा। और मान लो दिल्ली टू वाराणसी फ्लाइट का टाइम रात में 8 बजे था, लेकिन फॉग की वजह से ये फ्लाइट 3 आवर्स डिले हो जाती है। और जब प्लेन वाराणसी में लैंड करती है तो पायलट का एक नाइट लैंडिंग हो जाता है, और अगर पायलट नेक्स्ट सेक्टर में फ्लाई करेंगे तो डीजीसीए का नया रूल वायलेट हो जाएगा। तो पायलट को वाराणसी में ही स्टे करना पड़ेगा। और इंडिगो जो अपने क्रू को मेजर हब्स पर रखती है, इसकी वजह से पायलट को वाराणसी में ही स्टे करना पड़ेगा, और इंडिगो का प्लेन और पायलट दोनों वाराणसी में रह जाएंगे, क्योंकि इंडिगो के पास कोई भी बैकअप क्रू मेंबर वाराणसी में नहीं है, क्योंकि इंडिगो अपने क्रू मेंबर्स को मेजर हब्स पर रखती है, जिसकी वजह से आगे का फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट डे इस पायलट को दिल्ली में रहना था, लेकिन वो वाराणसी में है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे फ्लाइट ऑपरेशन पर भी इंपैक्ट होगा। और इसकी वजह से ही इंडिया का एयर ट्रैवल कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि इंडिगो के पास 64% मार्केट शेयर है, और अगर इंडिगो ही फ्लाइट कैंसिल कर देती है तो इतने पैसेंजर्स को कोई और एयरलाइन कंज्यूम नहीं कर पाएगी।
क्योंकि एयर इंडिया ऑलरेडी 82% कैपेसिटी पर फ्लाई कर रहा है। स्पाइसजेट के पास इतने एयरक्राफ्ट्स नहीं है और आकाशा एयर लिमिटेड रूट्स पर ही फ्लाई करती है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स फंस जाते हैं और फ्लाइट के टिकट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गया और सप्लाई ही नहीं था। यही होता है जब मोनोपोली सप्लायर फेल होते हैं, पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। और इंडिगो की एफिशिएंसी ही इंडिगो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। जब कंपनी दिन का 2000 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है तब सब कुछ ऑप्टिमाइज रहता है, एयरक्राफ्ट्स फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हैं, क्रू मेंबर का शेड्यूल टाइट रहता है और इंडिगो इतना एफिशिएंट हो गया था कि इंडिगो के पास कोई भी रूम फॉर एरर ही नहीं था। और जैसे ही नया रेगुलेशन इंप्लीमेंट होता है, इंडिगो इसको हैंडल नहीं कर पाता है और इंडिगो को फ्लाइट्स कैंसिल करने पड़ते हैं। दिस क्राइसिस वाज अलार्मिंग कि इंडिया के एविएशन मार्केट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एक कंपनी का मोनोपोली है जो कि हेल्दी नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्टर सेड समथिंग स्ट्राइकिंग। We want more players to come in. I have clearly said we need 5 airlines with at least 100 aircrafts each for one airline. एंड ही इज राइट। इंडियन एयरलाइंस का सीट सप्लाई पर कैपिटा लोएस्ट है। यूएस में 3.09 है, चाइना में 0.59 है, ब्राजील में 0.56 है, वियतनाम में 0.42 है और इंडिया में सिर्फ 0.13 है, जो कि यूएस से 24 टाइम्स कम है। इसका मतलब अभी इंडिया के एविएशन सेक्टर में और ग्रोथ हो सकता है, लेकिन ये ग्रोथ मुश्किल है क्योंकि इंडिया का एविएशन मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। और जबकि इंडिगो और एयर इंडिया के पास डुओपोली है, फिर भी इन दोनों कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है। जैसे दिल्ली टू मुंबई इंडिया बिजिएस्ट रूट है और वर्ल्ड में ये 8th बिजिएस्ट रूट है, लेकिन नवंबर 2012 में इस रूट का एवरेज प्राइस 5300 रुपीस का था, जो कि आज भी मोस्टली इतना ही है। जबकि फ्यूल कॉस्ट, सैलरी सब कुछ बढ़ गया है और अगर कोई एयरलाइन स्टार्ट होती है तो उसे इंडिगो के प्राइसिंग से कम्पीट करना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग रन में वायबल नहीं है क्योंकि नए एयरलाइन को ऑपरेशनली एफिशिएंट होना पड़ेगा, जिसके लिए इनिशियल ईयर्स में हाई लॉस सस्टेन करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।